बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज से हमने क्लास 12 के लिए न्यू बैचेस स्टार्ट कर दिए हैं जो कि 2022-23 के सेशन के लिए होने वाले हैं। और आज का सब्जेक्ट है हमारा हिस्ट्री और उसके बाद आपका पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगी। तो आज हम देखेंगे चैप्टर 1 का पार्ट 1। चैप्टर का नाम है आपका ईंटें, मनके तथा अस्थियां। बहुत ही अच्छे तरीके से आपका ये चैप्टर जो है वो अच्छे से क्लियर कर दिया जाएगा। बेसिकली ये चैप्टर जो है वो है आपका हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, या फिर कह लीजिए कि जो सिंधु सभ्यता है इसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो देखते हैं भाई कि क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले आज के महत्वपूर्ण विषयों के बारे में। सबसे पहला विषय रहेगा इतिहास को कितने भागों में बांटते हैं और इतिहास के किस भाग से हड़प्पा सभ्यता को लिया गया है। उसके बाद सामान्य परिचय, सिंधु सभ्यता कह लीजिए या फिर हड़प्पा सभ्यता कह लीजिए, इसका सामान्य परिचय क्या है। फिर सिंधु सभ्यता की कुछ महत्वपूर्ण जो विशेषता है इसके बारे में। जब इसकी खोज हुई तो किन किन व्यक्तियों का क्या क्या योगदान रहा है, जैसे कि कनिंघम, जॉन मार्शल, आर.एम. व्हीलर, इनके बारे में। उसके बाद कुछ इसके स्थल जो कि तकरीबन 8 से 10 जो इंपॉर्टेंट स्थल हैं उनके बारे में, जो कि बेसिकली देखो हर एक स्थल के बारे में आपको अलग पर्टिकुलर पढ़ना पड़ेगा, तो उसी को हम थोड़ा रिवाइज करेंगे, एक तरीके से कह सकते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट नोट में देखने वाले हैं। ठीक है, खुदाई और इसकी विशेषता। और एक टॉपिक और है यहाँ पे, वो है इसके पतन के कौन कौन से कारण थे जिसका आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। चलिए शुरुआत करते हैं पार्ट 1 से। इतिहास को कितने भागों में बांटते हैं, तो बांटते हैं इसे भैया 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में से बांटते हैं। सबसे पहला भाग प्रागैतिहासिक काल। पहला भाग क्या है? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल है पाषाण काल से संबंधित। पाषाण काल यानी कि पत्थर से संबंधित। तो इसमें पाषाण काल कौन कौन से होते हैं? पुरा, मध्य, नव और ताम्र पाषाण काल। फिर दूसरा आ जाता है आदि ऐतिहासिक काल। तो हमारी जो हड़प्पा सभ्यता है वो भी इसी काल से ली गई है। जैसे देखो, कांस्य की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता लगभग 10,000 ईसा पूर्व, मिस्र की सभ्यता 3120 ईसा पूर्व लगभग की बात हो रही है। अब कह लीजिए सिंधु या फिर हड़प्पा सभ्यता तो ये 2600 से 1900 ईसा पूर्व की है। रोम की सभ्यता, फारसी सभ्यता, ये सारी चीजें। अब एक चीज और आपको समझा दूं, जो बच्चे हड़प्पा सभ्यता के काल को लेकर कंफ्यूजन है उनको मैं बता दूं। देखो, आप एक काल तो जो है वो ये दिया जाता है 2600 से 1900 ईसा पूर्व, ठीक है, और एक काल जो है वो दिया जाता है 2500 से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, तो आपकी बुक और गूगल के अकॉर्डिंग ये दोनों ही ठीक है। गूगल जो है वो 2600 भी बताता है और 2500 भी बताता है कहीं कहीं पे, और जो बुक है वो आपकी 2500 और 1750 बताती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप इसका काल लिखोगे तो आप लिखना लगभग में। ठीक है, किसमें लिखना? लगभग। लिखना लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, तो आपका गलत नहीं होगा। उसके बाद आता है यहाँ पे अगला काल ऐतिहासिक काल। अब ऐतिहासिक यानी कि ये तो आप सभी को पता होगा, इसमें प्राचीन काल के बारे में, मध्यकाल, आधुनिक काल, नेहरू, विश्वकाल, इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। तो ये तो हो गया इतिहास के भागों के बारे में। अब बात करते हैं सिंधु सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो देखो, सबसे पहले इसे हम सिंधु सभ्यता क्यों कहते हैं? ठीक है, सिंधु सभ्यता क्यों कहते हैं और हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? तो सिंधु सभ्यता जो है वो इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिंधु नदी के तट पर मिली थी। कंप्लीट कहाँ मिली थी? सिंधु नदी के तट पर। और इसे हड़प्पा क्यों कहते हैं? तो इसकी जानकारी के लिए, सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी के लिए जो सबसे पहले खुदाई हुई थी वो कहाँ हुई थी? हड़प्पा नामक स्थल पर, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। चलिए अब इसके थोड़े बहुत बातों को जानते हैं। इसका विकास जो है वो अक्सर माना जाता है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। जैसा कि मैंने आपको भी बताया, इसे आप लिखेंगे लगभग में। ठीक है, लगभग। उसके बाद सिंधु सभ्यता की जानकारी जो थी, अगर आप इतिहास को जाकर उठा के देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे इसकी जानकारी जो थी वो चार्ल्स मैसन नामक व्यक्ति को पता थी, उसने बताया भी था, लेकिन इतिहास में इनके बारे में कोई जिक्र नहीं है, इसलिए ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। बस मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कि सबसे पहले ये वो बंदा था जिसने देखा था कि हाँ भाई यहाँ पे कोई सभ्यता हो सकती है। फिर आ जाते हैं हमारे जेम्स कनिंघम जी। तो इन्होंने सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण किया, और जो नामकरण किसने किया? तो नामकरण किया था जॉन मार्शल के द्वारा। और बात करें सिंधु सभ्यता की खुदाई की तो ये की थी दयाराम साहनी जी के द्वारा। और सबसे आखिरी इसका जो काल है वो आपको पता ही, अभी मैंने आपको बता ही दिया कितना माना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीजें आपको समझ में आ गई। काल कितना है? 2500 से 1700। जानकारी चार्ल्स मैसन ने दी, सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम के द्वारा किया गया, और नामकरण जॉन मार्शल ने किया, और खुदाई की है दयाराम साहनी। बात करते हैं इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में। विशेषताओं को जानने से पहले
अगर आपका कोई डाउट होता है, ठीक है, कोई आपकी क्वेरी है, एक सेकेंड, हाँ, कोई आपकी क्वेरी है या फिर कोई आपका क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैसेज करने के लिए आपको यहाँ पे सर्च बार में इस तरीके से लिखना होगा जस्ट स्मार्ट नॉलेज, और चैनल की एक फोटो मिल जाएगी आपको, उस वाली जो हैंडल होगा उसको आप मतलब जो अकाउंट होगा उसको फॉलो कर लीजिएगा, आपका जो भी क्वेश्चन होगा यहाँ पे सॉल्व कर दिया जाएगा। हाँ, तो हम कहाँ पे थे, सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की कुछ सामान्य विशेषताओं के बारे में। तो देखते हैं भाई कौन कौन से हैं। सबसे पहली विशेषता, सिंधु सभ्यता का जो आकार है वो माना जाता है त्रिभुजाकार। ठीक है, किस तरीके का आकार माना जाता है भैया, त्रिभुजाकार, यह है त्रिभुजाकार का। और कितने एरिया में फैली हुई है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में। ठीक, अब देखो अगर ये जब त्रिभुजाकार है तो 3 से 4 एरिया में फैली होगी, तो इसकी जो पूर्वी सीमा है वो है उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर पर, मतलब आलमगीर तक, ठीक है, जो कहाँ पर है, हिंडन नदी पे। बात करें इसकी पश्चिमी सीमा की, तो पश्चिमी सीमा है पाकिस्तान में सुतका गडोर में, जो कि दाशक नदी के तट पर स्थित है। बात करें इसकी उत्तरी सीमा की, तो ये कश्मीर में मांडा में चिनाब नदी के तट पर है। और बात करें इसकी दक्षिण की, तो ये है महाराष्ट्र के दायमाबाद में प्रवर नदी के तट पर। तो बेसिकली आपको इस तरीके से याद रखना है कि ये किस तरीके से फैली हुई है, त्रिभुजाकार में है। त्रिभुजाकार में पूरब में है इसके उत्तर प्रदेश, पश्चिम में है इसके पाकिस्तान, उत्तर में है इसका कश्मीर, और दक्षिण में है महाराष्ट्र। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, बहुत सिंपल तरीके से याद रखना। फिर आ जाती है इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं इसकी। सबसे पहली विशेषता, सिंधु सभ्यता जो है, अगर मैं बात करूं इसके सबसे बड़े स्थल के, यानी कि इसका जो सबसे बड़ा स्थल है जहाँ पे ज्यादा घर, बहुत सारे लोग रहते होंगे, बहुत सारे काम वगैरह, इस तरीके से सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो सबसे बड़ा स्थल है इसका मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता की बात होगी। अगर ये पूछा जाए कि भारत में कौन सा है, तो भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा जो सभ्यता है उसका स्थल है राखीगढ़ी, जो कि कहां पर है, हरियाणा। पहली विशेषता ये होगी इसकी। दूसरी, हड़प्पा सभ्यता जो है ये एक नगरीय यानी कि शहरीय सभ्यता थी। ठीक है। तीसरी विशेषता, अगर यहाँ की हम अर्थव्यवस्था की बात करें, तो अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था वो था कृषि। ठीक है, और इनका जो व्यापार था वो भी विदेशों तक होता था। विदेशों तक कैसे होता था, तो अभी जब मैं आपको आगे बताऊंगा तो उसमें आपको ओमान के बारे में, ठीक है, और मेसोपोटामिया, ठीक है, मेसोपोटामिया के बारे में बताऊंगा। ओमान हो गया, मेसोपोटामिया, तो यहाँ से जो है वो तांबे का व्यापार होता था। किस चीज का, तांबे का। ठीक है, कैसे होता था ये भी आपको समझाऊंगा। अगली विशेषता है या इसकी जो लिपि है, ठीक है, चौथी विशेषता क्या है, इसकी लिपि जो है वो चित्रात्मक है, जिसे आज तक नहीं पढ़ा गया है। इसीलिए आज तक हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में कोई भी जानकारी जो है वो 100% नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि जब तक उस सभ्यता की लिपि को नहीं आप पढ़ सकते हैं, तो सिर्फ आप अंदाजा लगा सकते हैं किसके, जो भी मृदभांड वगैरह होते हैं, जो आपको खुदाई के दौरान अवशेष मिलते हैं, उसके आधार पे। ठीक है, तो लिपि नहीं पढ़ी जा सकी है। उसके बाद अभी हम वर्तमान में क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स होते हैं, जो कांटे होते हैं मापतोल के लिए, उसका उपयोग करते हैं। लेकिन उस टाइम पर बाट का उपयोग होता था। बाट जिसे आप कहते हैं 100 ग्राम, 200 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, ऐसा जो बाट होते थे वैसे होते थे, लेकिन वो लोहे के होते थे या पत्थर के होते थे, इसके अभी तक कोई साक्ष्य में देखने को नहीं मिले। ठीक है, उसके बाद जो मोहरें यहाँ पे पाई गई हैं, पांचवी विशेषता क्या है, यहाँ पे जो मोहरें पाई गई हैं उसपे बेसिकली एक सिंह के जानवर का चित्र है। एक सिंह के जानवर का चित्र का मतलब हो गया, एक तरीके से कह सकते हैं खेत में हल से जोतने के लिए, खेत को हल से जोतने के लिए क्या था, सिंपल सा कि बैल का उपयोग होता था। तो हो सकता है कि ये जानवर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस तरीके से एक सिंह वाला जानवर देखा गया, लेकिन कहीं पर भी गाय का चित्र देखने को नहीं मिला है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हड़प्पावासी थे उनके लिए गाय की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रही होगी, उन्हें गाय की महत्वपूर्णता के बारे में पता नहीं होगा। सबसे आखिरी, सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो ना तो युद्ध से और ना ही तो किसी तरीके की तलवार वगैरह किसी हथियार से परिचित थे। हाँ, हालांकि ऐसा जरूर है कि जब फसल की कटाई होती थी तो वो पत्थर के या फिर मतलब थोड़े ऐसे औजार जिससे गेहूं वगैरह को काटा जा सके, ऐसे औजारों का उपयोग कर लेते थे। ठीक है, तो ये हैं कुछ सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। पहली विशेषता, मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा शहर है, राखीगढ़ मतलब स्थल है पूरी हड़प्पा सभ्यता का। भारत में राखीगढ़ है। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, मुख्य आधार कृषि था,
व्यापार विदेशों तक फैला हुआ था, लिपि चित्रात्मक थी, मापतोल के लिए वाट का उपयोग होता था, गाय को महत्वपूर्ण नहीं मानते होंगे, युद्ध तलवार वगैरह से परिचित नहीं थे। ये चीज आपको समझ में आ गई। उसके बाद आ जाता है हड़प्पा सभ्यता की खोज में व्यक्तियों का योगदान। कौन कौन से व्यक्ति? सबसे पहले जानेंगे कनिंघम के बारे में। ठीक है, तो कनिंघम के बारे में आप जो है ये भी लिख सकते हैं कि कनिंघम का भ्रम। ठीक है, कनिंघम के बारे में आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं कनिंघम का भ्रम क्या था। ठीक है, एक सेकेंड, पेन चेंज करना पड़ेगा। हाँ देखो, कनिंघम का भ्रम इस तरीके से। तो 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर कौन बने थे? जनरल कनिंघम। कब बने थे याद रखना, 1861 में क्या? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर। और इन्हें इसीलिए जनक भी कहा जाता है, भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। उसके बाद जब ये सर्वेक्षण किया करते थे तो इनको जितने भी अभिलेख मिलते थे ये क्या करते थे, उसका संग्रहण कर लेते थे। संग्रह कर लिया, संग्रह करने के बाद लेखन करते थे, उसका अनुवाद करते थे और लोगों तक पहुंचाते थे। ठीक है, अब हुआ कुछ यूं कि एक व्यक्ति था, ठीक है, उसने हड़प्पा सभ्यता से मिली एक जो मोहर थी, हड़प्पा नामक स्थल थे या आसपास के एरिया से हड़प्पा के, उसे एक जो मोहर मिली थी वो मोहर किया कि उस व्यक्ति ने किसको दे दी? कनिंघम को। तो कनिंघम ने देखा भाई कि ये मोहर तो अच्छी है, तो इसका देखते कालखंड का पता लगाते। तो हुआ कुछ इस तरीके से, ये आप देख सकते हैं ये मोहर है, कनिंघम के द्वारा हड़प्पा से प्राप्त पहली ज्ञात मोहर का बनाया रेखा चित्र बेसिकली ये। ठीक है, तो उन्होंने मोहर का जो कालखंड था वो अंकित करने का प्रयास किया जिससे वे परिचित थे। यानी कि उन्होंने कहा कि ये जो मोहर है वो बेसिकली भारतीय इतिहास का जब प्रारंभ हो रहा था तो जो गंगा घाटी में जो शहर पनपे थे उनसे संबंधित थी, लेकिन एक्चुअल में ये जो मोहर थी वो गंगा घाटी के शहरों से पहले की थी। क्यों? क्योंकि हमें पता है हड़प्पा सभ्यता की थी, तो हड़प्पा सभ्यता के बाद में गंगा घाटी में कोई नई सभ्यता आई होगी तब जाके, तो ऐसा कुछ नहीं था। यानी कि उसका भ्रम क्या है? भ्रम सिंपल सा है कि उसने उस मोहर को एक ऐसे कालखंड से मिला दिया जिससे वो परिचित था और कहा कि ये मोहर भारतीय इतिहास के प्रारंभ में गंगा घाटी में जो शहर पनपे थे उनसे संबंधित थी, लेकिन ऐसा नहीं था, एक्चुअल में ये उससे पहले की थी। ठीक है, तो ये था कनिंघम का भ्रम। समझ गए? बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर बने, इन्हें जनक भी कहते हैं। संग्रहण लेखन अनुवाद किया करते थे, किसका? अभिलेखों का। एक मोहर मिली, ठीक है, कालखंड को जो था वो उससे अंकित करने का प्रयास किया जिससे परिचित थे और इस तरीके से। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब समझेंगे हम जॉन मार्शल के बारे में और आर.ए.एम. व्हीलर के बारे में। तो सबसे पहले आ जाइए जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल की बात करते हैं तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल इन्हें भी कहा जाता है, जैसे कि वो थे, ठीक है, वैसे ही इन्हें भी कहा जाता है। 1924 जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की घोषणा की। ठीक है, जनरल कब बने थे? 1924 के। और अगर ये पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता मतलब सिंधु घाटी में कोई सभ्यता है, उसकी घोषणा किसने की थी? तो 1924 में जॉन मार्शल के द्वारा। ठीक है, उसके बाद इनके काल को एक परिवर्तनकारी काल माना जाता है, काफी परिवर्तन, क्योंकि इन्होंने बता ही दिया कि भाई इतनी बड़ी सभ्यता जो है वो इस एरिया में पाई जा सकती है। ठीक है, ये जो व्यक्ति थे जॉन मार्शल, ये दैनिक पद्धति को जानने में इनकी ज्यादा उत्सुकता था करती थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया? पूरा स्थल के स्तर विन्यास को पूरी तरह से अनदेखा किया और पूरे टीले में समान परिमाण वाली नियमित क्षैतिज इकाइयों के साथ उत्खनन करने का प्रयास किया। देखो ये जो पॉइंट है उसे अभी मैं आगे आपको समझाऊंगा। ठीक है, अभी तकरीबन 1 मिनट के बाद आपको समझाऊंगा, इससे आप यहीं पे रुकिए। तब तक आर.एम. व्हीलर के बारे में समझिए। तो व्हीलर को 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का डायरेक्टर जनरल बनाया गया था, जैसे कि 1924 में कौन थे? जॉन मार्शल थे। ठीक है, इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान बहुत सारे भारत के एरियो में उत्खनन करवाया, जैसे कि ब्रह्मगिरी, अरिकामेडु और हड़प्पा। अब बारी आ जाती है इस वाले टॉपिक को समझने की। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको कुछ चीजें याद रखनी। सबसे पहला देखो हम बात करते हैं जॉन मार्शल की। तो देखो ये है टीले, ठीक है, मैंने ये बना दिए हैं 2 टीले, 3 बना देता हूँ। ठीक है, तो जॉन मार्शल क्या कहते हैं? जॉन मार्शल कहते हैं कि हमें जो खुदाई है वो यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर करनी चाहिए। ठीक है,
नीचे से थोड़ा थोड़ा सा ऊपर की ओर जाना चाहिए। लेकिन REM जो व्हीलर है वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हमें जब वो टीले की खुदाई करनी चाहिए, टीले से खुदाई करनी चाहिए, क्योंकि टीले से हमें बहुत सारी जानकारी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये थे दोनों के बारे में। जॉन मार्शल कहते हैं कि हमें क्षैतिज के आधार पर खुदाई करनी चाहिए, REM व्हीलर कहते हैं कि हमें जो है वो टीले के स्तर विन्यास के आधार पर खुदाई करनी चाहिए। ठीक है, तो जॉन मार्शल की क्या कहानी है, REM व्हीलर की क्या कहानी, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक 100% हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में कोई भी जानकारी नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि इसकी जो लिपि है उसे आज तक नहीं पढ़ा गया। तो हम संभवतः जो है वो अंदाजा लगाते हैं कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन इसके पतन के कारण के बारे में अभी तक कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता है, क्योंकि इसके बारे में कोई पर्टिकुलर जानकारी अभी तक नहीं मिली है, बस अंदाजा लगा सकते हैं। तो सबसे पहला ऐसा माना जाता है कि जलवायु परिवर्तन हुआ होगा, ठंडा मौसम होगा तो गर्म आ गया होगा, ठीक है, गर्म होगा तो ठंडा मौसम आ गया, इसकी वजह से हो गया। लेकिन आप एक चीज बताइए कि लाखों लोग जो है या फिर मान लीजिए हजारों लोग क्या किसी एक मौसम की वजह से मर सकते हैं? एक जैसे मान लीजिए नॉर्मल ठंडी गर्मी आती है तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना। तो ये कारण पूरी तरीके से संभव नहीं है। फिर है प्राकृतिक आपदाएं। हाँ, इसको हम थोड़ा मान सकते हैं, जैसे कि कहीं पे भूकंप आ गया होगा, अकाल भी पड़ सकता है, महामारी भी आ गई होगी, नदियां सूख गई होंगी या फिर नदियों ने अपना मार्ग बदल लिया होगा, ये भी मान सकते हैं। क्योंकि अगर भूकंप आता है तो आसपास का पूरा एरिया जो वो तबाह हो जाता है। अकाल पड़ता है तो लोग भूख की वजह से मरने लगते हैं। क्या पता कोई बीमारी फैल गई हो, क्या पता जो पीने के लिए पानी हो, सिंचाई के लिए पानी हो वो ना मिल रहा हो, या फिर नदी जो है उन्होंने अपना मार्ग बदल दिया। तो ऐसे बहुत सारे कारण देखने को मिलते हैं। फिर ऐसा भी माना जाता है कि हो सकता है किसी राजा के द्वारा बाहरी आक्रमण कर दिया गया हो, लेकिन इसके बारे में हम कह सकते हैं ये एक 0.1% चांस है इसका। ठीक है, हाँ ये मान सकते हैं वनों की कटाई कर दी गई हो, बाढ़ का आना। इसमें से जो बहुत सारे इतिहासकार हैं वो ये मानते हैं कि जो बाढ़ का आना है ये काफी, कह सकते हैं बाढ़ का आना बहुत बड़ा कारण मान सकते हैं काल इसके पतन का। ठीक है, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। ठीक, अब कुछ अहम कारण समझिए। सबसे पहले तो लेखन। उस समय लेखन था, लंबी दूरी का व्यापार था, शिल्प विशेषता जिसे हम कहते थे मन के बनाने की, शिल्प उत्पादन करने की जो कारीगरी थी वो समाप्त हो गई। यानी कि लेखन से संबंधित जो प्रक्रिया थी वो धीरे धीरे समाप्त होने लगी होगी। ओमान, मेसोपोटामिया, इससे संबंधित लंबी दूरी का व्यापार खत्म होने लगा होगा। मन के बनाने की प्रक्रिया, शिल्प उत्पादन, ये पूरी तरीके से खत्म होने लगा होगा। हो सकता है इसकी वजह से पतन हो गया हो। फिर कुछ लोग कहते हैं कि घर बनाना यानी कि आवास बनाने की जो निर्माण की तकनीक थी, हो सकता है कि ये खत्म हो गई हो, इसलिए घर नहीं बन रहे हो। तो हो सकता है इसकी वजह से ये सभ्यता खत्म हो गई हो। और सबसे आखिरी, भौतिक संस्कृति में बदलाव। मतलब जैसे जैसे सभ्यता की पुरावस्तुएं जैसे बाट, मोहरें, मनके, ये सभी धीरे धीरे समाप्त होने लगे। तो हम ये कह सकते हैं कि इन सभी कारणों में से किसी भी कारण को हम 100% नहीं मान सकते, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप ये सारे कारण लिख देंगे, आपको पूरे मार्क्स अच्छे से मिल जाएंगे। इसके अलावा और कारण क्या बन सकता है, जितने ये मैंने आपको बता दिए, एक एक करके आप पढ़ेंगे तो सारे कारण आपको अच्छे समझ में आ जाएंगे। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण भी आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गए। ठीक है बच्चों, चलिए अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब यहाँ पे कुछ स्थलों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला स्थल है हड़प्पा। हड़प्पा की खुदाई हुई थी 1921 में। किसके द्वारा की गई थी? दयाराम साहनी के द्वारा। देखते हैं, तो ये जो स्थान है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में। और किस एरिया में है? माउंट गोमरी जिले में ये स्थित है। कौन से नदी पर है? रावी नदी, पाकिस्तान में, माउंट गोमरी जिले पर। कुछ वस्तुएं ऐसे मिली हैं जैसे कि कुम्हार का चाक, अन्नागार, श्रमिक आवास, मातृ देवी की मूर्ति है, लकड़ी की उखली, लकड़ का ताबूत, RS-37 कब्रिस्तान, हाथी का कपाल, स्वास्थ्य चिन्ह। यानी कि ये कुछ वस्तुएं हैं जो हमें हड़प्पा नामक स्थान से मिली है। ठीक है, तो आपको सिंपल सा 2-3 चीजें बताऊंगा हाथी के स्थल के बारे में। खुदाई कब हुई, किसके द्वारा की गई, कहाँ पे स्थित है और कौन कौन सी वस्तुएं मिली है। उसके बाद आ जाता है चौंदड़ो। चौंदड़ो की खुदाई हुई थी 1931 में और खुदाई की थी गोपाल मजूमदार के द्वारा। ठीक है, अब इसे जो है वो चौंदड़ो को आप समझ सकते हैं मेकअप से संबंधित। ठीक है, मेकअप इससे संबंधित समझ सकते हैं। देखो ये रहा मेकअप सामग्री।
बेसिकली ये कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर है। ये एक ऐसा शहर है जहाँ पे एक भी दुर्ग नहीं पाया गया, जो कि एक औद्योगिक शहर है। यहाँ पे मेकअप की सामग्रियां कौन कौन सी? लिपस्टिक, शीशा, मनका, गुड़िया, सुई, अलंकृत ईंट, ये सभी यहाँ पे पाए गए हैं। ठीक है, तो हड़प्पा आपको समझ में आ गया और चौहंजोड़ो समझ में आ गया। इसके बाद में चैप्टर में आपको अच्छे से आगे समझाऊंगा। फिर आता है मोहनजोदड़ो। इसकी खुदाई हुई थी 1921 में और किसके द्वारा की गई थी? राखलदास बनर्जी के द्वारा। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है, पाकिस्तान में लरकाना जिले में। ठीक है, पाकिस्तान में लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर ये स्थित है। उसके बाद सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। और भारत में कौन सा? अभी मैंने आपको बताया था, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर भारत में राखीगढ़ी। ठीक है, राखीगढ़ी। यहाँ पर मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला मिला है, इसलिए इसे हम कहते हैं मृतकों का टीला। उसके बाद बहुत सारी वस्तुएं पाई गई हैं, जैसे कि पुरोहित आवास है, घर में कुएं पाए गए हैं, विशाल स्नानागार है, अन्नागार है, सूती वस्त्र है, चौड़ी सड़क है, सभागार है, पशुपति शिव है, कांसे की नर्तकी, तांबे के ढेर, ये सारी चीजें। अगर पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे जो विशाल अन्नागार है वो कहाँ पे पाए गए, या फिर जो भवन है वो कहाँ पे है, तो वह मोहनजोदड़ो का अन्नागार। ठीक है, तो पूछा जाए अन्नागार सबसे बड़ा कहाँ का है, तो कहेंगे मोहनजोदड़ो का। फिर बारी आती है बनावली की। तो बनावली की खुदाई की थी रविंद्र सिंह जी के द्वारा। कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में। इसके समीप रंगोई नदी है। यहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, जिसकी वजह से पानी जो था वो घरों में रह जाता था और यहाँ की सड़कें काफी टेढ़ी मेढ़ी हुआ करते थे। अब यहाँ पे देखिए, एक है कालीबंगा, इसे लोग जो वो कहते हैं काली बंगन। ठीक है, लोग इसे काली बंगन भी कहते हैं, फिर कालीबंगा, दोनों में से कोई भी कह सकते हैं। इसकी खुदाई दो व्यक्तियों ने की थी, बीके थापड़ और बीबी लाल, इन दो व्यक्तियों ने मिलकर इसकी खुदाई की थी। ठीक है, इसका अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। काली मिट्टी की चूड़ी यानी कि सिंपल सी बात है भाई, अच्छा खासा यहाँ पे व्यापार वगैरह होता हुआ। यहाँ से अलंकृत ईंट, चूड़ी, जुता हुआ खेत, हल एवं हवन कुंड हमें देखने को मिले। यानी कि काली बंगन से हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिली है, जैसे काली मिट्टी की चूड़ी, अलंकृत ईंट, चूड़ी, जुता हुआ खेत, हल, हवन कुंड, ये सारी चीजें। यहाँ ये जो है वो राजस्थान में सरस्वती गंगा नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे अगला स्थल, जो कि है लोथल। तो ये जो है वो सिंधु सभ्यता का एक तरीके से हम कह सकते हैं बंदरगाह है। मतलब बंदरगाह स्थल है क्योंकि यहाँ से ज्यादातर व्यापार हमें देखने को, मतलब ज्यादातर व्यापार यहाँ से होता था। यहाँ से हमें गोदीवाड़ा मिला है। यहाँ घर के दरवाजे जो थे वो सड़कों की ओर खुला करते थे। यहाँ फारस की मोहर मिली है, जो कि विदेशी व्यापार का संकेत करती है। यानी कि एक तो ओमान, ठीक है, एक मेसोपोटामिया और एक फारस की मोहर, ये बताती है कि हड़प्पा सभ्यता का व्यापार 2 से 3 देशों तक हुआ करता था। धौलावीरा की खुदाई रविंद्र सिंह जी के द्वारा की गई थी। ये गुजरात में स्थित है और ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भी माना जाता है, मतलब सबसे बड़े स्थलों में भी ये माना जाता है, ऐसा यहाँ पे कहा गया। ठीक है, सुरकोटदा, यह गुजरात में स्थित है। यहाँ से कलश समाधान तथा घोड़े की हड्डी मिली है इस। तो ये जितने भी आपके यहाँ पे जो हड़प्पा सभ्यता के स्थल थे वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आज की इस वीडियो के जितने भी टॉपिक थे वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अब अगर आपके दिमाग में कोई डाउट रह गया हो, ठीक है, आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना और वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे समझ में आई होंगी। समझ में आई हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, कमेंट में आप मुझे बताइएगा कि यस सर, हमको सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ गई, ताकि मुझे भी पता लग जाए कि मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है। ठीक है बच्चों, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।